Next topic is mobility. It is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. आपको यदि मैंने जो पिछली वीडियो में आपको एक डायग्राम दिखाया था इस टाइप से, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज करिए इधर दे रहे हैं, तो उस केस में आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है किस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक मैंने ये भी लिखा हुआ था Vd into डेल्टा टी, इस तरीके से लिखा था कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज Vd into डेल्टा टी। यदि हम Vd निकालना चाहें तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। तो Vd हम निकाल सकते हैं इजीली। आपको पहले से पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम एवरेज इलेक्ट्रॉन्स के लिए केस में कैसे निकाला था। हमने एक कंसीडर किया था पहले फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन को, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उसका एवरेज हमने निकाला था, एवरेज टाइम निकाला था, रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोलते हैं एवरेज। द रिलैक्सेशन टाइम आई टोल्ड यू दैट इट इज द एवरेज ऑफ collision between the two particles या फिर two electrons, average time between the मतलब multiple electrons. So it is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. You got it? And this is mathematical expression nu equals to Vd upon E, and its magnitude is taken, and SI unit is meter square per volt second. All right. It is as now we talk about this term, that how is it come. You would be knowing that we had an expression this in the previous class in which we find it out the drift velocity for the multiple electrons system, और इसकी हमेशा जो वैल्यू होती है मोबिलिटी की, that is always positive. And if you use this formula and to put the value of this Vd into this, you will find this term because your E will be cancelled out. ठीक है, जो Vd में E टर्म है, इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म है, that will be cancelled out in this case. So मैंने पहले बताया कि tau is the average time of collision between the two particles. ठीक है, और लेकिन जब मल्टीपल सिस्टम्स की बात करते हैं तो मैंने कल एक क्लास का एग्जांपल लेकर समझाया था कि यदि क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी की एज 10 है, किसी की 12 है, किसी की 15 है, तो उस केस में आपको यदि क्लास का पूरा एवरेज हमको बताना है कि एवरेज एज जो क्लास की मतलब की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी है, तो आप सबका एवरेज निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 का एजेस को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन भी हमने निकाला है। ठीक है, so this is basically the mobility which is called drift velocity per unit electric field. कि डेल्टा x डेल्टा t किसी भी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कितना होगा, so that is called the mobility. आपको ये ओम्स लॉ मैंने पहले ही बताया कि V is directly proportional to I. ठीक है, मैंने इस तरीके से बताया था आपको। और यदि इसका हम प्लॉट करें, ग्राफ से प्लॉट करें, या V वर्सेस I का यदि हम ग्राफ देखें, तो दिस इज व्हाट आई हैव शोन, दिस डॉटेड लाइन दैट इज फॉर द ओम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये बात हो रही है आइडियल केस। बट इन द गुड कंडक्टर्स इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, गुड कंडक्टर्स के केस में at some extent it shows it follows the Ohm's law, but after a certain value it doesn't hold the Ohm's law, you know. And if you see this figure for the case of the diodes, when we will study this 14th chapter, उसमें आप देखेंगे डायोड्स के केस में भी इस Ohm's law को फॉलो करता है, that has non-ohmic kind of behavior. ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो उसको बोलते हैं non-ohmic behavior. So it shows for the diode के लिए हमने देखना है उसमें कि जब डायोड के केस में अपन करेंगे तो उस केस में समथिंग कुछ इस तरीके से आता है पॉजिटिव के केस में, और जब हम नेगेटिव V की वैल्यू लेते हैं तो समथिंग कुछ इस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं this is not showing such kind of behavior, you know. And if you are taking the positive value of I and V, definitely it's showing this kind of behavior which is not like this. It is showing non-ohmic kind of behavior.
But if you see, if we suppose we are taking the negative values in the milliampere, and this is suppose let microampere. आप milliampere लिए microampere लीजिए, that doesn't matter. But लेकिन आपका जो values आ रहे हैं उसके according यदि हम बात करें तो it is not showing the ohmic kind of behavior. और एक केस और था जिसमें एक सर्टेन वैल्यू तक आपका जो, यदि हम गैलियम आर्सेनाइड का केस लें, गैलियम आर्सेनाइड इज मटेरियल, इफ यू टेक दिस at a certain value it shows the ohmic kind of behavior, but after a certain value it has non-linear kind of behavior. It is up to here a certain value it is showing linear kind of behavior, and after that it is showing non-linear kind of behavior, and after a certain value it is showing such kind of behavior. And this is what, मतलब क्या है, आपका एक सर्टेन वैल्यू जो था v का, उस केस में आपका i की वैल्यू क्या था, मिल रहा था, लेकिन दोबारा ही मतलब एक दूसरी वैल्यू के लिए, v की दूसरी वैल्यू के लिए आपको करंट की वैल्यू फिर से सेम मिल रही है. That means it is not showing the unique relationship between v and I. Alright, I और v के बीच में हमने जो प्लॉट किया for the gallium arsenide case, we found that a certain value is showing the linearity, it is showing the linear behavior. फिर यहां से क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जा रहा है ना, और फिर यहां से नेगेटिव रेसिस्टिविटी. ठीक है, नेगेटिव रेसिस्टिविटी है, मतलब at a certain value of v we are getting a current and which is showing a IV relationship as a linear, but after a certain value of v you are seeing this behavior that it is showing non-linear kind of behavior, and after a certain value it is showing the negative slope. मतलब जो I और V के बीच के जो है नेगेटिव स्लोप दे रहा है, ये देखिए है ना, मतलब कि this is not I versus V is not showing a unique kind of behavior. और इस केस में यदि आप देखें डायोड के केस में, तो आप जो यदि आपका मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव केस में सपोज करिए इस तरीके से आ रहा है, तो आपका जो नेगेटिव केस में भी कुछ नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसी तरीके से आना चाहिए, लेकिन इट इज समथिंग डिफरेंट which is non-ohmic in the behavior. We will talk this we will talk about the diodes in our 14th chapter, in which we will discuss each and everything over there. But it's just a glimpse of the behavior of the diode, which is correctly showing you, which is practically showing you that I am showing you a non-ohmic behavior. I have some different kind of property, you study me, है ना. ये बोल रहा है कि मुझे आप स्टडी करो और मैं इस तरीके का बिहेवियर नहीं दूंगा, और क्यों नहीं दूंगा वो आपको पता करना है, ठीक है. तो और जो गुड कंडक्टर्स के केस में है वो समथिंग कुछ रेंज तक आपको V वर्सेस I का ये प्लॉट है. तो यहाँ पे आप देखिए गुड कंडक्टर केस में इट इज समथिंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओम्स बिहेवियर. ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है दैट फॉलोज दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज डॉटेड, but the good conductors after certain value they have the different kind of behavior. So you got it, I think you must have got it that what kind of different behaviors any non-ohmic material shows. ठीक है, V और I का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर नहीं होता है कुछ केसेस में, कुछ मटेरियल्स के लिए. और हमने गैलियम आर्सेनाइड को देखा, ये इट इज शोइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर. डायोड को देखा, उसका भी फॉरवर्ड बायसिंग के केस में फॉरवर्ड बायस हम बताएंगे क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, दैट विल बी द 14th चैप्टर. तो उस फॉरवर्ड केस में आपका डिफरेंट बिहेवियर है और रिवर्स बायस में डिफरेंट बिहेवियर है. सो व्हाई इट इज so that will be studied in the upcoming chapters. Okay, so this is basically the limitations of the Ohm's law. We can see here in this table that the resistivity of some materials has been given in this chart. Here we have chosen three kind of conductors, three kind of materials that are called conductors, semiconductors and insulator. I already told you about this thing. And if we consider three kind of categories, that is in this second category we have talked about resistivity for some materials which in the units ohm meter at 0 degree Celsius. Remember this thing, 0 degree Celsius, which is a reference temperature we have chosen.
and temperature coefficient of resistivity has been determined, and जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल के लिए तो उसकी रेसिस्टिविटी में चेंज होता है, उसके कारण एक टेम्परेचर कोफिशिएंट टर्म आता है. So that's value is equals to this value, and at 0 degree Celsius we are trying to find out. Alright, I haven't written all the values of each and every conductor and each and every insulator. I have just chosen a single examples of all these three types. Remaining materials will be displayed on your screen. आप सिर्फ जहां तक मैं बता रहा हूं आप सिर्फ इसको देख समझ लेंगे तो आप बाकी की चीजें समझ जाएंगे. ठीक है, आपको जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन में उसको आप समझ पाएंगे. ठीक है, सिल्वर को आप देखिए तो इसका जो रेसिस्टिविटी वैल्यू है दैट इज 1.6 × 10⁻⁸ फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, और इसका जो एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आई एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 0.0041. ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट की वैल्यू है. और सेमीकंडक्टर के केस में और इंसुलेटर केस में आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 टाइम्स, है ना. आपका जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब कि जो इंसुलेटर के केस में उतना ज्यादा होता है, कितना 10⁻18 के. सो और सेमीकंडक्टर की यदि आप बात करें तो दैट लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी केस में 10⁻8 ऑर्डर है और इसका सेमीकंडक्टर केस में 10⁻5 ऑर्डर है, and that values decreases for the sum of the values, and pure water केस में 2.5 × 10⁵ है. ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं. यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है प्योर वाटर के that hasn't any value, but here the case of carbon, silver and many more other kind of materials, they have different values of alpha, will be used in finding out the temperature dependence of the resistivities of the materials. ठीक है, rho T at किसी भी टेम्परेचर पे rho T is this and 1 plus alpha into T minus T naught. Alright, so this is the basic formula for finding out the resistivity at any temperature for any material if we have chosen our reference T naught equals to 0. ठीक है, यदि हम किसी भी T नॉट के केस लेना है क्योंकि T नॉट के मतलब T नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको अल्फा की वैल्यूज पता है, सो वी कैन यूज इट इजीली पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा व्हिच विल बी शोन इन दिस टेबल. और आपको जो जिस टेम्परेचर पे निकालना है वो T की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और जो आपने रेफरेंस सेट किया है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने रेफरेंस सेट किया है, सो यू विल पुट द 0 एंड यू कैन यू हैव इनिशियल, यदि आपका इनिशियल किसी मटेरियल का आपको रेसिस्टिविटी तो पता ही रहेगा, उसका आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आपको पता रहेगी. सो यू कैन इजीली फाइंड द रेसिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल्स, वेदर इट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट देयर आर सम मटेरियल्स दैट बेसिकली टू काइंड ऑफ रेजिस्टर्स आर फॉर्म्ड. दो टाइप के आपके जनरली रेजिस्टर डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए आप यूज करते हैं, जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स यूज करते हैं. मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन, निक्रोम, these are the materials which are generally used in forming the wire bound resistors. All right, so ये domestic appliance के लिए इनका जो resistivity है वो पर्याप्त होती है, but बहुत ज्यादा हमको resistance की आवश्यकता है. ये few hundred of the ohms के लिए that is suitable. All right, but if we want more and more resistance for any kind of so we have to use a carbon resistors over there. And where you would be thinking ऐसे रेजिस्टर्स यूज कहाँ पे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह में यूज होते हैं. ठीक है, सो कार्बन रेजिस्टर्स के लिए हम कलर कोडिंग को सीखेंगे कि कलर कोडिंग कैसे होती है, और हम किसी भी कार्बन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं. दैट विल बी शोड इन अपकमिंग स्लाइड. आपको एक स्क्रीन में आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपका जो कोडिंग की गई है ना. आपको डिजिट्स की वैल्यू पता रहेंगे, आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू, आपको एक टॉलरेंस की वैल्यू उसमें दी होगी. तो आप उसको देखने के बाद आप यू कैन इजीली इवैल्यूएट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्बन रेजिस्टर. आई एम टेलिंग यू दैट हाउ यू विल यू इवैल्यूएट. Yes, students, if you want to find out the value of resistance for any carbon resistor, which
which is something like this। किसी भी कार्बन रेजिस्टर को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें कुछ कलर्स दे रहेंगे आपको। सपोज करिए ये कलर्स, मेरे पास उस टाइप के पेन्स नहीं थे इसलिए मैंने एक ही कलर से बना दिया पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस कलर इज येलो, दिस इज वायलेट एंड दिस इज ब्राउन एंड दिस इज गोल्ड, ऑलराइट। And if you want to find out the resistance value of this resistor, so please see the chart will be shown on your screen. That is in which you can see that this yellow has a value of 4. This yellow has a value of, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दो फर्स्ट जो 2 लाइंस होती हैं that is for the digit, that is the number, that है ना, नंबर्स के लिए होती हैं, और ये थर्ड इज मल्टीप्लायर, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज अ टॉलरेंस वैल्यू फॉर एनी रेजिस्टर्स, मतलब उस रेंज में वो आपका जो रेजिस्टर है प्लस माइनस वैरी कर सकता है। मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। ये दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सपोज करिए दिस येलो हैज अ 4, सपोज नहीं करना, ये है ही आपको येलो का क्या है कलर कोड 4। दिस सेकंड वायलेट हैज this 7, all right, so this multiplier will be multiplied, so this brown has 10 value, ठीक है। और इसको किस में लिखेंगे आप, ओम में, ध्यान रखिएगा, this its values in ओम। और इसके टॉलरेंस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस माइनस, टॉलरेंस वैल्यू ऑफ द गोल्ड इज 5%। आप इस वैल्यू का 5% ऐड, इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस आपका जो वेरी कर सकता है वो 5% ज्यादा भी कर सकता है इस वैल्यू के, और उसके 5% कम भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यू इतने टाइम तक, इतने वैल्यूज तक एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसका 5% निकाल सकते हैं और उसका प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना टॉलरेंस वैल्यू हो जाएगा। तो एक मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं इसको याद करने के लिए कलर कोड को। एक बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और उसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी बाकी दिए हुए हैं आपको चार्ट में। उस तरीके से आप, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक, आपको याद करने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये नंबरिंग तो आपको समझ गए थे, और इसकी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है दैट इज यू कैन आल्सो राइट 1 10 की पावर 1 so on, 10 की पावर 2 10 की पावर 3 and so on up to 10 की पावर 9। उसके बाद की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 की पावर -1 10 की पावर -2 वो चार्ट में शो होगी। सो आप यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्राउन, और बाकी तो ये रेड ऑरेंज येलो आपको पता ही है, और दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू वायलेट ग्रे एंड व्हाइट। सो दिस इज, ये बेसिकली ये जनरली यूज करते हैं। आप चलिए एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। दिस इज सपोज करिए आपका रेजिस्टर है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से कुछ इसमें आपको जो लाइंस दी हैं, सपोज करिए रेड रेड और ये सिल्वर, दिस इज सपोज करिए रेड है, ये भी रेड है, और दिस इज रेड आल्सो रेड, एंड दिस इज सिल्वर, दिस इज सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है। सो अब आप इस केस को समझिए और देखिए कि रेड 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 के केस में आपका जो वैल्यू है आपको क्या है 2। मैंने फर्स्ट 2 के केस में बताया था डिजिट होते हैं, तो फर्स्ट 2 केस में 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है, रेड की वैल्यू क्या है 10 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से ओम ओम में होगी, और जो प्लस माइनस क्या होगा टॉलरेंस की वैल्यू हमको यहाँ पे सिल्वर की निकालनी है। सिल्वर क्या है, सिल्वर की वैल्यू आती है, तो उसकी जो टॉलरेंस की वैल्यू है वो होती है 10%, ठीक है। तो आप इसका 10% निकाल सकते हैं, 10% आपकी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। तो उस तक, उतनी वैल्यू तक वो आपका रेजिस्टेंस जो है वो वैरी कर सकता है, ठीक है। सो 10% आपका इस वैल्यू का प्लस माइनस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। So this is the resistance value for this resistor. ये these are the carbon resistors है ना, इसके high value of resistance के कारण इसको कलर कोड के थ्रू, क्योंकि they have very small size, तो आप उसको ना तरीके से निकाल सकते हो। So the color coding is the best way to, and this way can also use to determine the
रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स। ठीक है, तो आप इजीली आप इसकी मदद से आप सिर्फ इतना याद रखेंगे तो आप यू कैन इजीली evaluate the resistance value of any carbon resistor. Yes, students, as I told you, the temperature dependence of resistivity of the materials. In that I showed you a formula which was written as like this: rho naught into 1 plus alpha into T minus T naught. Right? ये मैंने बताया था आपको. This was the expression. This was the initial resistivity of the material, and after increasing the temperature T, जितना भी आपका temperature increase हो रहा है that is T, and T naught is your reference temperature, and at reference temperature suppose 0 degree Celsius पे आपका अल्फा की वैल्यू कितनी है, temperature dependence की वैल्यू है ना, अल्फा की वैल्यू, अल्फा is the coefficient of temperature. Now if we evaluate, if we find out the relationship between the resistivity at any temperature T versus the temperature for different kind of materials, we find different kind of behaviors. If we see a case for the copper, we will see that they have something like this kind of behavior. Alright, तो they have something different at us, मतलब कि कुछ values जब आपके temperature जो change कर रहा है vary, उस समय आपका जो resistivity that is constant, but after increasing further temperature after this point, it has suddenly changed. Alright, so this was the case for the copper. मतलब कि आपका जो resistivity है conductor के case में, the copper is a conductor. So when you increase the temperature for the copper, after a certain value of T, it has a very rapid increase in the resistivity of the material. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले भी कंडक्टर के केस में बात करी है, they have the free electrons. When you increase the temperature, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इस तरीके से मूव करने लगे होंगे, बहुत तेज से, है ना, तो वो अपने आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, यदि वो इस तरीके से कोई भी आपका सपोज करिए कोई भी आपका इस तरीके से कंडक्टर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से ऐसा ऐसा इस तरीके से कुछ मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर हायर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इससे भी टकराने लगा, इससे भी टकराने लगा, सो दे हैड अ वेरी रैपिड नंबर ऑफ कोलिजन. यदि सपोज करिए पहले ये 100 कोलिजन्स कर रहे थे, तो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दे स्टार्टेड 200 कोलिजन्स, है ना. तो आपका जो कोलिजन्स का जो एवरेज हम यदि बात करें रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन्स दैट हैज डिक्रीज्ड. कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगा, मतलब कि जो एवरेज टाइम लग रहा था बिटवीन द टू कोलिजन्स दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. तो जब ये ज्यादा कोलिजन्स करने लगा तो उस केस में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, आपको याद हो, कंडक्टेंस के केस में Ne स्क्वायर टाउ अपॉन m कुछ इस तरीके से किया था, और फिर हमने रो को यदि निकालना है, रो तो 1 अपॉन क्या हो जाता था, सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन Ne स्क्वायर टाउ, इस तरीके से कुछ हो जाएगा. अब देखिए रेसिस्टिविटी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है. यदि आप, मैंने जैसे बताया कि कंडक्टर के केस में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन कितने टाइम्स हो गया था, 100 से 200 बार हो गया, ठीक है. तो जो एवरेज टाइम था कोलिजन का बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट हैज बीन रिड्यूस्ड. पहले यहां से यहां जाके कोलिजन करता था, अब वहीं पे पासिंग करने लगा क्योंकि ज्यादा रैंडम वाइब्रेशंस होने लगे, ठीक है. तो इस तरीके से काफी तेज वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड. सो योर रेसिस्टिविटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. तो आपका जो रेसिस्टिविटी है किसी भी टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. दिस इज द कंडीशन फॉर द मेटल्स. व्हेन योर relaxation time is going to reduce because of rapid vibrations within the material, within the conductor. So in that case, with the decrease in this, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये नंबर उतना फर्क नहीं करता है n, ठीक है, तो ये कंपेंसेट कर देता है उसको. तो ये क्या हो जाता है, ये इसके रिलैक्सेशन टाइम के रिड्यूस होने से आपका रेसिस्टिविटी हो गया किसी टेम्परेचर पे, वो क्या हो गया, एकदम से increase हो गया. That's why it has this kind of behavior. But when you see
और योर सेकंड केस द निक्रोम, इट हैज समथिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब कि किसी सर्टेन वैल्यू तक आपका जो है रो चेंज नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी ये क्या हो गया, इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज होना स्टार्ट हुई, मतलब कि इट हैज हायर कैपेबिलिटी टू सस्टेन द टेम्परेचर। तो जनरली आप डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जो यूज करते हैं कॉन्स्टेंटाइन, निक्रोम, इस तरीके के जो मटेरियल यूज करते हैं बेसिकली है ना, they have because they have the more capacity to sustain the temperature. But when you see your semiconductor, you get a very different case. We have something this kind of behavior. What is this, man? How does it come? इस सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम इसी फॉर्मूले से समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, अब किसी भी आप सेमीकंडक्टर अज्यूम करिए, ठीक है, अज्यूम करते हैं, तो जो उसमें क्योंकि दैट हैज सम प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एज वेल एज सम प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, तो दे डोंट हैव दैट मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, एट 0 केल्विन योर सेमीकंडक्टर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर, बट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऑलराइट। सो इन दैट केस, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो उनके बीच में रिलैक्सेशन टाइम है, यहां पे सेमीकंडक्टर केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है दैट इज मोर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं मान रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उसके केस में, लेकिन और इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ये बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी बढ़ रहा है, वो भी, मतलब देखिए अभी क्या है कि इनिशियल केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे कोलिजन स्टार्ट होगा, लेकिन अब जो ये टाउ की वैल्यू है उतना कंपेंसेट नहीं कर पा रही है एज कंपेयर टू एन, ठीक है। तो जब ये एन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उस केस में आपका जो रेसिस्टिविटी है आपका वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विद इंक्रीज इन दिस, विद इंक्रीज इन एन, विद इंक्रीज इन टाउ, अभी टाउ क्या है, इंक्रीज होगा इनिशियल स्टेज पे, धीरे धीरे क्या होगा, व्हेन यू इंक्रीज मोर एंड मोर टेम्परेचर, तो उस केस में आपका जो टाउ है, जो रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन द कोलिजंस, दैट विल बी रिड्यूस, बट एन कंपेंसेट्स फॉर दैट, ठीक है। लेकिन एन की वैल्यू क्या है कि इस तरीके से इंक्रीज होती है, दैट कंपेंसेट्स फॉर दिस टाउ, एंड दैट्स व्हाई द रो, द रेसिस्टिविटी वैल्यू फॉर द सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस at a particular temperatures, all right। So आप देख सकते हैं this is reducing as you increase the temperature in this way, let us suppose this will be in Kelvin, if this is increasing, your temperature is increasing, your resistivity value is going to decrease further, all right। So this is the case for the semiconductor because they have both kind of property, insulator as well as just a conductor, so they have some different kind of behavior. As I told you, this n and tau are responsible, as they n increases, this resistivity is going to decrease because जैसे जैसे number of free electrons increase होंगे because of thermal agitation, the electrons will start moving from your valence band to the conduction band, ठीक है। तो this value n increases in the conduction band, so this resistivity value goes on decreasing,